स्वागत है आप सभी का अंशिता नवोदय कोचिंग की यूट्यूब चैनल में। जय श्री कृष्णा बच्चों, बेहतरीन मॉडल पेपर की सीरीज में आज पुनः मैं एक बढ़िया से आईएमपी प्रश्नों से तैयार मॉडल पेपर आपको समझाने वाली हूँ और सिखाने वाली हूँ। आप जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। अच्छा बच्चों, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप अगर इन मॉडल पेपर की पूरी सीरीज को और आईएमपी प्रश्नों से तैयार वीडियोस जो मैं डाल रही हूँ, आप अगर उनको पूरा कर लेते हैं ठीक से, है ना, इन पूरे सारे क्वेश्चंस को देखते हैं पूरी वीडियो को और ठीक से क्वेश्चंस को लिखते हैं, वीडियो को स्टॉप करके इन क्वेश्चंस को समझ के और फिर से करते हैं, तो ऐसा कोई प्रश्न आपको देखने नहीं मिलेगा बच्चों पेपर में कि जो आपसे ना बनाए और जो मैंने ना पढ़ाया हो। आपको इस टेस्ट एग्ज़ाम में पास होना है, बिल्कुल नवोदय की जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना है। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो ठीक से देखिए, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए और पूरे वीडियो को आप देख के लास्ट में आप देखिए, बढ़िया से कमेंट्स कीजिए, है ना, और बढ़िया सा आप बताइए कि आपसे क्या समझ में नहीं आ रहा है। फिर देखिए आप कैसे नहीं इस बार नवोदय पार कर पाते हैं। आपको चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना है, इस चीज़ में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से सीखना है। चलिए, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है कि आज मैं आपको पेपर नंबर कोड नंबर दिया हुआ है, पुस्तिका क्रमांक देखिए, पुस्तिका क्रमांक दिया रहता है और मैं आपको कौन सा सेट करवा रही हूँ, 8 सेट करवा रही हूँ। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ये रोल नंबर का कॉलम रहता है, यहाँ आपको अपना रोल नंबर भर देना है। मान लीजिए 1 1 2 4 ऐसे आपका रोल नंबर है, 3 5 है ना, 7 जो भी आपका है इस तरह भरना है। यहाँ आपको कैपिटल लेटर में नाम लिखना है अपना पूरा, है ना। जैसे मैं लिख देती हूँ, मेरा नाम क्या है भाई, आप सबको अच्छे से पता ही है ना। देखिए यहाँ पूरा कैपिटल लेटर लिखना है बच्चों, ठीक है ना। और असाटी ASATI ऐसे, ओके। आपको भी पूरा इसी तरह से कैपिटल लेटर्स का ही उपयोग करना है। यहाँ अपने आप को हस्ताक्षर कर लेने हैं, है ना, ठीक है। आप देखते हैं अपन, बाकी तो मैं आपको सारा ये निर्देश वगैरह पढ़ के बता ही चुकी हूँ, क्या लिखे रहते हैं, निर्देश लिखे रहते हैं। तो आज फिर से अपन इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जल्दी से आज अपन क्या करना का चालू कर देते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कालखंड नंबर 1 देखते हैं, मानसिक योग्यता वाला चालू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण। जैसा कि आपको पता ही है, भाग 1 क्या करना है, देखिए यहाँ से अपन पढ़ सकते हो, समझ लेंगे, आपको पता ही है। जबकि एक चित्र अन्य चित्र से भिन्न है, यानी कि हमें क्या ढूंढना है बच्चों, भिन्न वाला चित्र ढूंढना है कि कौन सी आकृति इनमें से भिन्न है। ये तो हमारे बच्चे आसानी से कर लेते हैं। देखिए ये एंगल और अंदर साइड ये भी है ना, ये भिन्न दिख ही रही है अपन की। ऑप्शन नंबर 4 बहुत ईजी थी। सेकंड देख लीजिए, 4 लाइन है, 4 लाइन है, 4 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, ओके। ये तो कठिन नहीं है ज़्यादा, आप कर सकते हो, है ना। 3 अंदर 4 बाहर, 3 बाहर 2 अंदर, है ना। देखिए 4 बाहर 3 अंदर, है ना, 3 बाहर 2 अंदर, 4 बाहर 4 अंदर, 2 बाहर 1 अंदर, यानी कि जितनी बाहर है उससे एक कम अंदर है। लेकिन इसमें क्या हो रहा बच्चों, जितनी अंदर है उतनी ही बाहर है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो ही जाएगा, पक्का है वो तो, सी वाला, है ना। YZ ABCD जब आप लिखेंगे तो A के Y के बाद क्या आता है, Z, XYZ, A के बाद B और E के बाद F, लेकिन C के बाद D आता है बच्चों। यहाँ X लिखा हुआ है, ये भी क्या हो गया, अलग, है ना। अब देखते हैं भाग 2। प्रश्न संख्या 5 से 8 तक में बाईं ओर एक चित्र दिया गया है, ये आप सब पढ़ लेंगे बढ़िया से। हमको क्या करना है, चित्र में समरूप चित्र को चुनना है, यानी हमको देखना है सेम टू सेम वाली आकृति। आप ये तो बच्चे गलत नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर B, ये किसी बच्चे से रॉन्ग नहीं होती है,
में 2 हैं, इसका तो ये नहीं भरा है, इसके गला 1 है, इसके ऊपर का भरा है, यानी कि ये सेम है ना। ये बच्चे मिस्टेक नहीं करते हमारे। ऊपर का हिस्सा भरा है, ये देखिए सेम है। बहुत जल्दी हो जाएंगी ये, तो आसानी से हो जाती हैं बच्चों। ये दोनों और ये दोनों, और यहाँ बना यही सेम है ना। ये देखिए यहाँ डॉट आ गई, यहाँ डॉट आ गई, और यहाँ एरो है लेकिन यहाँ डॉट आ गई, चेंज है ना। भाग नंबर 3। देखिए बच्चों, आकृतियाँ बहुत इजी आती हैं और ऐसे ही जल्दी जल्दी हो जाती हैं, तो हमें आकृतियों को ध्यानपूर्वक जल्दी जल्दी कर लेना है। लेकिन ये जो टाइम है आकृतियों का, वो हमें कब काम आएगा बच्चों? मैथ करने में। और मैथ भी अगर जल्दी हो जाती है तो हमें हिंदी पढ़ने में। गद्यांशों में बच्चे बहुत गलती करते हैं, आपको उनको ज़रूर से 2-2, 3-3 बार बच्चों पढ़ना है ना। देखिए ये लाइन, ये वाली आकृति जो है ना, इसको हमेशा बना लेना थोड़ा सा। ये पहले हमें एक लाइन बनाना है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ भी लाइन है, यहाँ भी लाइन है, और यहाँ भी लाइन है। ये तो आप कर ही लेंगे। चारों कॉर्नर में लाइन चाहिए है। देखिए इसमें भी आ रही, इसमें तो 2 कॉर्नर में लाइन है, यानी ये तो नहीं आएगी। अब लाइन के बाहर यहाँ गोले बने हुए हैं चारों में, है ना। ये देखिए ऐसी वाली चाहिए, इसके बीच में गोला बन रहा है, यानी ये भी नहीं आ रही बच्ची। ये दोनों बच्चों है ना। अब इसमें क्या सेम है, देखिए आप देख रही होंगी आपको, बट बच्चों ये वाला जो गैप है ना, ये आपको देखना है इसमें, ये गैप। तो देखिए इसमें ये गैप जो है ना ज़्यादा है ना, और इसमें ये गैप बहुत ही कम है। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? डी वाला आएगा बच्चों। ये गैप वगैरह ध्यान से देखिएगा आप। ये देखिए गैप इतना ज़्यादा है और इसमें गैप इतना सा है ना। तो ये नहीं आ सकती, आएगी ये वाली डी। इस तरह आपको बहुत ध्यान से करना है। ये बच्चे जल्दी में सी भी लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी सब तो सेम हो रहा है ना। लेकिन जो ये जगह है ना, इसका भी हमें ध्यान रखना है कि कितनी गैप आ रही है। देखते हैं आकृति नंबर 10 बच्चों कौन सी होने वाली है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए बच्चों? ये लाइन देख लीजिए आप, ये वी शेप बना हुआ है, तो यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं बच्चों, ये जो कॉर्नर की लाइन बनी हुई है ना, देखिए, तो यहाँ भी ऐसे ये बननी चाहिए ना। तो इसमें तो बन रही है, इसमें नहीं बन रही बच्चों, ये आधी छोड़ दी है, तो ये तो नहीं आएगी। इसमें भी नहीं बन रही, ये भी नहीं आएगी। इसमें बन रही है ना। ठीक है। अभी क्या देखना है? अभी हमको ये वाली चीज़ देखना है ना। देखिए ये आधा बना हुआ है ऐसे, है ना, ये वाली चीज़ देखिए ऐसे। अब ये थोड़ा लंबा जाएगा और ऐसे जाएगा, है ना, और फिर ऐसे जाएगा, जाएगा ना। तो ये किस में हो रहा है? देखिए आप अच्छे से, इसमें या इसमें, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, दोनों में हो रहा है बच्चों, ठीक है। ये चीज़ दोनों में हो रही है हमारी। देखिए इसमें भी बन रही है और ये चीज़ इसमें भी आ रही है। अब इस लाइन को देख लेते हैं। देखिए ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक गई है, सेंटर तक, है ना। यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे जाना है। देखिए इसमें जा रही है और इसमें ये लाइन ऊपर वाली नोक पे चली गई, यानी वो वहाँ पहुँच जाएगी, ये जाएगी, तो ये ऐसे चली जाएगी ना, जो कि हमें चाहिए नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों? ए वाला। इस तरह आप सही आंसर निकालिएगा। ये वाली लाइन जो है ना, ये डिस्टर्ब हो रही है, इसकी ये लाइन कॉर्नर तक जाना चाहिए। देखिए कॉर्नर तक गई ना, तो यहाँ तक आएगी, कॉर्नर तक आएगी ना, इसी की सीध में। ये वाली ऊपर पहुँच जाएगी, जो कि गलत हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या होने वाला है बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये वाली आकृति आप देख लीजिए, इतनी, तो यही हमारी भी ऐसे बनेगी, ऐसे और ऐसे बनेगी, है ना। ये तो क्लियर बात है। और यहाँ क्या बनना है? गोला। तो देखिए इसमें तो नहीं बन रहा है ऐसा, ये अलग हो गई। इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है। ये चीज़ जो इसमें और इसमें बन रही है ना। अभी हमें ये वाली चीज़ देखना है, ऐसे ऐसे और ऐसे वाली, है ना। ध्यान दीजिए अच्छे से। एम साइड्स का चाहिए ना हमें, एम टाइप का बना हुआ है, ये देखिए एम बना है ना। देखिए ये बन रहा है ना, तो वो बन जाएगा पूरा। तो ये वाला और ये वाली जो चीज़ है ना, ये खाली चीज़ देखिए, ये जो डिब्बा सा बन रहा है ना, वो इसमें सही बन रहा है एकदम, है ना। तो ये वाली
कौन सी आ जाएगी हमारी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों। ये लीफ छोटी छोटी दो बनी हुई है, तो यहाँ भी हमारा पहले तो ये वाली चीज़ ऐसे और ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये तो देखिए इसमें भी आ रहा है ये वाला, और इसमें भी आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये तो चारों में है, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना पड़ेगा? ये इस टाइप से यहाँ गया, फिर ये लाइन खींची हुई है एक ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी, है ना। अभी इसमें जो है कितनी पत्ती बनी है? 2 पत्ती, और इसमें बनी है 1 पत्ती। ये हमें देखना है बच्चों। इस वाली में 2 पत्ती, यहाँ 3 बनी है, यहाँ 1 बनी है ना। ये ध्यान देना है अच्छे से। और यहाँ तो ये गोला बन गया है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा बच गया? सी। करेक्ट बच गया ना। आपको ये इसी तरह से ध्यान से करना है बच्चों आकृतियों को। देखते हैं भाग 4 क्या है? श्रेणी क्रम पूरा करने वाली आकृति है ना। कि श्रेणी में फर्स्ट से देखिए क्या हो रहा है। ये 9 पे बना है, 12 पे बना है बच्चों। 12 से लेफ्ट हैंड साइड घूम के कहाँ आया है? 9 पे। 9 से और लेफ्ट पे घूमा है तो आ गया है 6 पे। अब 6 से और लेफ्ट पे घूमेगा तो आ जाएगा कहाँ? 3 पे। इतना क्लियर है अपना। ये जो खुला हिस्सा है उसी के जस्ट नीचे खुलाई हिस्सा का और छोटा वाला हिस्सा निकाल के रखा है, इसके भी जस्ट नीचे रखा है। तो ये है कहाँ? 9 और 6 के बीच में रखा है। फिर ये इस कोने से इस कोने में आ गया, यानी 6 और 3 के बीच में आ गया। अभी ये खिसक के घूमता हुआ राइट साइड कहाँ पहुँच गया है? इस कोने में, है ना। तो अब जो अपना आएगा वो आएगा इस कोने में, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डॉट यहाँ चाहिए हमें और ये वाली चीज़ यहाँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया ढंग से सही करना है बच्चों। पेपर में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लग जाए बट होना सही चाहिए बच्चों। पहले ऊपर का नीचे का लेफ्ट वाला है, ऊपर का राइट वाला है। अब ये यहाँ बढ़ गया देखिए, और ये वाला यहाँ बढ़ गया। अभी थर्ड में फिर ये यहाँ बढ़ गया और ये यहाँ बढ़ गया। अभी ये वाला हमारा यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, है ना। यानी कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इतना तो हम निकाल ही सकते हैं ना। हमारे कौन से? ये वाला और ये वाला भरना है, क्योंकि, है ना। इसके बाद ये सर्किल जो छोटी छोटी आकृति है ये भी हमारी घूम रही है। गोला ऊपर चला गया इस वाले में, फिर गोला लेफ्ट में आ गया। अब हमारा गोला कहाँ आएगा? नीचे आएगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें गोला नीचे है, इसमें गोला तो और यहाँ हो गया ना राइट साइड में। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 15 वाली देखिए, गोला कहाँ बना हुआ है? सबसे पहले 12 पे बना हुआ है। 12 के बाद देखिए राइट हैंड साइड में घूमा है 45 डिग्री, और फिर 45 डिग्री घूमा, और अब 45 डिग्री घूमेगा तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गोला कितना घूम रहा है? 45 डिग्री ही घूम रहा है। और भरेगा तो भरा ही है, कुछ नहीं करना है। 16 वाला देख लेते हैं। ये पहले 12 पे बनी है। 12 से ये एरो जा गया है लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है बच्चों, तो 9 पे आ गया, और 9 से लेफ्ट हैंड साइड पे गया तो 6 पे आ गया। अब 6 से लेफ्ट हैंड साइड पे और 90 डिग्री घूम रहा है तो कहाँ आ जाएगा? 3 पे आ जाएगा बच्चों। यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये घूमने वाले का भी बहुत ध्यान से करना पड़ता है ना। देखते हैं भाग नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रथम सेट 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है ना। कौन सी है? संबंध वाली। पहले का संबंध जो दूसरे का है वही तीसरे का चौथे से होगा, ठीक है ना। क्या हो रहा है बच्चों? जो भरा हिस्सा है वही खाली होके रख दिया, और एरो जो 6 पे था वो कहाँ चला गया? राइट हैंड साइड घूमते हुए 3rd पे चला गया। अभी हमारा क्या है? एरो जो है वो 9 पे है, तो घूम के कहाँ जाएगा बच्चों? 6 पे जाएगा, यानी कि नीचे जाएगा ऐसे,
और जो भरी हुई ट्रायंगल है ना वो यहाँ आ जाएगी अलग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ही आसानी से हम बहुत सतर्कता से आकृतियों को सही ढंग से कर सकते हैं, बस थोड़ी सी सतर्कता की आवश्यकता है बच्चों। एक स्क्वायर बना हुआ है तो ये 3 स्क्वायर बन गए, 1 2 3, तो हमारा एक ट्रायंगल है तो हमारे 3 ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये दो तो हो नहीं सकती क्योंकि इसमें भी 2 ट्रायंगल हैं और इसमें भी 2 हैं, है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो नहीं आ रही उनको अलग कर दीजिए, तो हमें छांटने में आसानी होती है कि हम किसको आंसर निकालें। देखिए ये भरा हुआ था, ये खाली हो गए, तो ये भरा हुआ है तो ये खाली हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा हमारा। आप आसानी से उसको भी कर लेंगे। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो रहा है। ये सर्किल बना हुआ है, सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसको उल्टा रखा गया है पीठ के जैसे, है ना। तो इसी तरह हम इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, या तो आड़ा कर लीजिए, आड़ा नहीं इसमें खड़ा किया है तो हम भी कैसे कर देंगे, खड़ा डिवाइड कर देंगे बच्चों, है ना। अब इनको ऐसे रखेंगे जैसे इनने पीठ के बल रखा हुआ है, तो एक इस साइड देखेगा और एक इस साइड देखेगा। अभी कौन सी आकृति बन गई, वी एकदम करेक्ट आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए छाता जैसा बना है ना, ये देखिए 2 ये बने हुए हैं, तो इसमें जाके क्या होगा, ये वाली चीज जो थी 1 थी और ये 2 थी, तो 1 वाले डंडे 2 हो गए और 2 वाला डंडा एक सीधा डंडा हो गया। वही हमें करना है। तो हमारा ये 1 है तो हमारे कितने बन जाएंगे बच्चों, लेकिन ये घूमे भी हैं, देखिए 45 डिग्री घूम गए हैं, तो ये भी हमारी 45 डिग्री घूमेगी, तो यहाँ से बनेंगे ऐसे, है ना। और ये 2 थे तो कितना रह जाएगा डंडा, 1, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं भाग 6। आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप आकृति देख के ही देख सकते हैं कि ज्यामिति चित्र को क्या करना है, डिब्बे को पूर्ण करने वाली आकृति है, बहुत आसानी से समझ में आ जाती है बच्चों। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला है। देखिए सबसे पहले इस डिब्बे को आप ऐसे पूरा कर लीजिए। अभी आपको क्लियर दिखेगा, ये बहुत ही पतली है तो ये तो नहीं आएगी, है ना। इसका ये वाला भाग बहुत चौड़ा है, यानी कि ये भी नहीं आएगी। इसका भाग तो ऐसा है ही नहीं, तो ये भी नहीं आएगी। कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट। ये देखिए यहाँ का हिस्सा अगर हम पूरा करते हैं ना ऐसे, तो कौन सी बनने वाली है बच्चों, ये देखिए ऊपर से कटा है यानी कि ये नहीं बनेगी। इसका साइड कटा है यानी ये भी नहीं आएगी। इसका भी ऊपर कटा है, ये भी नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। 23 देखते हैं, ऐसे पूरे कर लेंगे। कौन सी बन रही है बच्चों, ये तो बड़ा लग रहा है ना बहुत, और इसमें तो एक ही डंडी है, इसमें तो ये चीज़ है ही नहीं, तो कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल बच्चों आप अच्छे से एक पेपर को करके आएंगे ना तो बिल्कुल इसी तरह की आकृतियाँ आती हैं, कोई भी मिस्टेक आकृतियों में होती नहीं है। आप बिल्कुल आसानी से सारे पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। बस सतर्कता से करिए बच्चों, ईमानदारी से सीखिए। बिल्कुल भी वीडियो को ऐसे मत कीजिए कि चालू किया और हो गया। आप देखिए, वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इस डिब्बे को हम क्या कर लेते हैं, इसको आप पेंसिल से इस तरह पूरा कर लीजिए बच्चों, तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। ये देखिए इसका ये भाग कटा हुआ है, हमें तो ये भाग ऐसे चाहिए, थोड़ा सा तिरछा नुमा, है ना। ध्यान दीजिए आप, तो ये तो नहीं आने वाला है। अच्छा ये भाग जो है हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये तो नहीं होगा, है ना। अभी देखिए हमें सिलेक्ट करना है कि ये आएगा या ये आएगा। तो देखिए बच्चों ये थोड़ी सी जगह है और ये काफ़ी चौड़ी जगह है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये हमें जगह देखनी पड़ती है कि कितना डिब्बा है, कितनी हमको प्लेस में लाइन खींचनी है ना। ये लाइन जो चौड़ी हो रही है आपकी 24 वाली, इसीलिए आपका एकदम करेक्ट होगा 24 का सी। अब ये कौन सी आकृति आ गई बच्चों, भाग 7 आ गया है, दर्पण आकृति है।
है ना। आपको एक्स वाई अक्ष पर दर्पण बना हुआ है, ये देखिए। अब जब आप दर्पण यहाँ पे रखा हुआ है ये वाला आपका, तो ये वाला खंड आपको पहले दिखेगा। ये वाला जो बॉक्स है ये कैसा दिखेगा, पहले दिखेगा बच्चों। तो इसमें ये देखिए आपका क्या बना हुआ है, मल्टीप्लाई। इसका ये मल्टीप्लाई का चिन्ह पूरा नहीं बना हुआ है, यानी कि ये आपका आने वाला नहीं है। यहाँ भी ये मल्टीप्लाई पूरा नहीं है, इसमें भी मल्टीप्लाई पूरा नहीं है आपका, तो ये भी नहीं आएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। देखिए दर्पण यहाँ बना हुआ है, तो ये वाले जो हिस्से हैं वो पहले दिखेंगे। कैसे दिखेंगे बच्चों, ये बड़ा दिखेगा, ये छोटा दिखेगा, फिर ये लाइन दिखेगी आपकी, फिर ये लाइन दिखेगी आपकी उस साइड, है ना। इस साइड नहीं खींची, नहीं तो यहाँ दिखती है, इस साइड दिखेगी आपकी। जिस डायरेक्शन में आपकी लाइन होगी ना उसी डायरेक्शन में फिर ऐसा दिखेगा आपका। तो आप इतने से ही पता कर सकते हैं ना। देखिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 27। एरो पहले दिखेगा बच्चों, क्योंकि ये जब ऐसा बनेगा ना तो ये हिस्सा पहले दिखता है ऐसे। आप ध्यान दीजिए, तो एरो इसमें और इसमें दिख रहा है, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। आप इसी चीज को ध्यान। अब ये देखिए खुला हिस्सा है, तो ये खुला हिस्सा पहले दिखेगा, ये तो निकल ही गई, बची ये और ये, है ना। तो इसमें भी हमारा खुला हिस्सा पहले दिख रहा है, देखिए ये वाला हिस्सा, है ना। ये चीज बहुत अच्छे से देखिए आप, ये वाला खुला, यानी नीचे लाइन है, तो इसमें नीचे बच्चों लाइन है, इसमें नीचे से ये जुड़ गया है, जबकि ये ऊपर से जुड़ा है ना। ऊपर वाली लाइन से जुड़ा है ना, इसमें नीचे वाली लाइन से जुड़ा हुआ है ना। पहले ऊपर वाली लाइन से जुड़ना, फिर नीचे वाली से, तो ये ऊपर से फिर नीचे से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। इन चीज़ों को आप बारीकियों को देखिए, तो बिना दर्पण की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे दर्पण के टुकड़े वुकड़े लेके जाते हैं, कांच का टुकड़ा, बिल्कुल भी बच्चों ज़रूरत नहीं रहती है। आप सतर्कता से कीजिए तो आपसे बिल्कुल बन जाएंगी। सबसे पहले ये ऊ की मात्रा दिखेगी, तो ऊ की मात्रा बच्चों देखिए इसमें तो ऊपर से बन गई है, यानी कि ये तो आ नहीं सकता है, क्योंकि ये तो नीचे से बनना है ना, तो ये ऐसे नीचे से ही बनेगी बच्चों, है ना। अब ये वाला ऊ तो बिल्कुल इसी के जैसा बनाया है, तो ये भी नहीं आने वाला। ये देखिए उल्टा, ये लाइन ही नीचे आ गई है, देखिए, तो ये भी नहीं होने वाला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन बचा ना। इस तरह आपको निकालना है बच्चों, राइट आप रॉन्ग को निकाल दीजिए तो राइट अपने आप आपको मिल जाएगा। देखते हैं भाग 8। क्या करना है, उत्तर चित्त कागज के टुकड़े, समझ गए होंगे आप। कागज के टुकड़ों को खोलना है, काटना है, कैंची पहले मोड़ना है, जैसे एरो बने रहते हैं वैसे मोड़ना पड़ते हैं, और फिर कैंची से उस पर छेद करना पड़ते हैं। वो भी बच्चों आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है, अगर आप दिमाग से करते हैं तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। सबसे पहले ये कागज इस साइड से इस साइड मोड़ा गया, एरो ऐसा बना है, फिर इसको इस साइड से इस साइड मोड़ा गया, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर। यानी कि कितने भाग हो गए बच्चों, कागज के 4 भाग हो गए। पहले 2 फोल्डिंग हुई, फिर एक फोल्ड और हुआ, 4 फोल्डिंग हो गई। अब देखिए अगर चौथे हिस्से पर उन्होंने गोल बनाया है, हाफ गोल, तो बच्चों ये देखिए आप, ये कैसा बनेगा आपका, इतना गोल बना, तो ये चारों ओर इतना इतना बनेगा, ऐसे ऐसे। तो ये बीच में पूरा सेंटर में क्या बनेगा, गोला बनेगा। अब ये देखिए ऑप्शन से देख सकते हैं, इसमें गोला बन रहा, इसमें गोला बन रहा, इसमें नहीं बन रहा और इसमें भी नहीं बन रहा, 2 क्या हो गई अलग। अब आप ये वाली कटिंग देखिए, जो डिब्बे के बीचों बीच में ये कटिंग है ना, और यहाँ भी डिब्बे के बीचों बीच में एक कटिंग है ना, और ये वाली चीज़। तो जब ये चीज़ आपकी यहाँ है तो ये कटिंग आपकी यहाँ भी बच्चों जाएगी, और ये यहाँ है तो ये कटिंग यहाँ भी आएगी। अब ये कटिंग यहाँ है तो यहाँ भी जाएगी, और ये कटिंग यहाँ है तो इस दीवार पे भी आएगी। ये ऐसे चारों जगह ये कटिंग आपकी जाएंगी ऐसे। तो आप बताइए जब ये कट जाएगा तो ये कैसे दिखेगा। ये देखिए यहाँ बीच में काट रहे हैं ना, बिल्कुल बीच में तो कट ही नहीं रहा है, यानी कि ये वाला भी आने वाला नहीं है। हमारा आंसर कौन सा बच गया, ए। इस तरह आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों की कौन सी आ नहीं रही है, तो अपने आप रही वाली अपने आप आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। देखिए पहले एरो ऊपर बना है, यानी कि ऊपर साइड कागज को फोल्ड किया, फिर एरो देखिए
लेफ्ट साइड में बना हुआ है, यानी कागज को लेफ्ट साइड में फोल्ड कर दिया। अब ये एक टुकड़ा कागज का आपका बन गया, लेकिन इसके नीचे नीचे करके कितने हैं, 4 टुकड़े हैं ना, एक ये एक ये एक ये एक ये, 4 फोल्डिंग हो गई है उसकी। अभी जब उनने यहाँ काटा हुआ है या काटा है ना, तो ये चारों जगह कटेगा बच्चों, ऐसे है ना, ये ऐसे कट जाएगा चारों जगह। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से इस चीज को आप। जब ये एक निशान बना हुआ है तो ऐसे यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ये चारों ओर ऐसा ईंट नुमा बन जाएगा बीच के बीच। तो कौन सी आने वाली है बच्चों, ए। डायरेक्ट ही पता चल गई ना, क्योंकि यहाँ काम जब होता तो ये वाली बनती, जब यहाँ काटा होता तो ये वाली बनती, जब यहाँ काटा होता तो ये वाली बनती, है ना। बीच में हो रहा तो बीच वाली ही आएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अभी देखिए, अभी सीधा सीधा मोड़ रहे थे, अभी ये तिरछा मोड़ा है बच्चों। ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से पे रखा, फिर ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से पे। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें इस टाइप का निशान बनता है बच्चों। जब ऐसे करते ना तो क्रॉस वाला बनता है ना। अभी देखिए, ये निशान आपका काटा हुआ है बीच के बीच में, है ना। चौथा हिस्से के जो चौथा हिस्सा बच रहा है, यहाँ बीच में काम किया गया है, ठीक है। और जब बीच में काम किया गया देखिए, तो ये इस साइड भी होगा, ऐसे होगा ना, और ये यहाँ भी लाइन खींचेगी और ये यहाँ भी लाइन खींचेगी। ये तिरछा डिब्बा बच्चों बन जाएगा, सीधा नहीं बनेगा, ये तिरछा बनेगा, क्योंकि ये तिरछा कटिंग हो रहा है तो तिरछा डिब्बा बनने वाला है ना। ये ऐसे तिरछा डिब्बा आपका बन जाएगा। देखिए, ये वाला डिब्बा बनेगा ना, यही कटा है देखो आप। और जब इस डिब्बे के जहाँ ये कट रहा है ना, वही गोला बनाया गया है बच्चों, देखो इसके जैसा। इसमें तो नहीं है वो चीज़, इसमें भी यहाँ नहीं है गोला, एक ही गोला है, इसमें भी नहीं है, ये तो बीच में ही सर्किल बन गया है ना। तो ना तो ये तो आने वाला नहीं है, इसमें डिब्बा चौकोर बना तो ये भी आने वाला नहीं। अभी ये वाला बचा, इसमें 2 गोले हैं तो ये भी आने वाला नहीं, हमें 4 गोले चाहिए ना। जब ये खुलेगा ना ये वाला, तो इसका गोला यहाँ भी जाएगा, इसका गोला यहाँ भी जाएगा और इसका गोला यहाँ भी जाएगा, यहाँ तो बना ही है देखिए। तो इस तरह ये वाली आकृति जो होगी आपकी एकदम करेक्ट हो जाएगी, सी वाली। समझिए, बहुत ध्यान दीजिए आप, बढ़िया से आप पैसे ही बिना दर्पण के, बिना कैंची के, बिना कागज के आराम से कर सकते हैं। कागज को कैसे फोल्ड किया है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ फोल्ड कर दिया है, नीचे। अब वो बन गया चौकोर, है ना, एक टुकड़ा हो गया जिसकी 4 फोल्डिंग है ना, 4 बार फोल्ड किया। अभी ये देखिए आपके एक के ऊपर एक के ऊपर एक कितने बने हैं, 4। लेकिन बच्चों जब ये वाला हिस्सा इस पे रखा है तो ये डिब्बे यहाँ भी तो बनेंगे ना भाई, इस साइड भी। और जब ये यहाँ पलटेंगे तो यहाँ भी बनेंगे, और यहाँ पलटेंगे, जब ये वाला हिस्सा यहाँ खुलेगा तो यहाँ भी बनेगा। यानी कि ये डिब्बे कहाँ बनने वाले हैं, चारों साइड बनने वाले हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी हो सकता था बच्चों, लेकिन आप डिब्बे देखिए, इसके सीधे डिब्बे बने हुए हैं, लेकिन इसके कॉर्नर वाले डिब्बे हैं। ये देखिए यहाँ कॉर्नर आ रहा है, इसकी यहाँ लाइन आ रही है, तो ये वाला नहीं हो सकता है। हमें ये चीज़ अच्छे से देख लेनी है, वरना जल्दी में बच्चे बी लगा देते हैं। डिब्बे तो 2-2 देख लेंगे, लेकिन जल्दी में लगा देंगे। इस डिब्बे को ध्यान दीजिए, इसका ये कॉर्नर ऊपर बन रहा है, कॉर्नर पे है ना, तो ये वाला आएगा, ये नहीं आएगा, इसमें लाइन है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। अच्छा, इसको पहले पढ़ना है बच्चों, भाग 9 है, क्योंकि ये चित्र का चयन करें, प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया गया है। अच्छा, छोटे छोटे कटआउट दिए गए हैं, इनको क्या कहते हैं, कटआउट, है ना, फिगर। और इनसे ये आकृतियां अपन को टुकड़ों को जोड़ के बनाना है। पहले पेपर में भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब जल्दी से बच्चों, अगर अच्छे से पेपर समझ में आ रहा है ना, तो बढ़िया से कमेंट्स तो लिख दीजिए, है ना, बढ़िया कमेंट्स लिख दीजिए। जल्दी से चैनल को लाइक कर लीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने बाकी रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। बस इतना काम ही तो करना है, इसमें किस बात की कंजूसी, अपनी ही तो मैम है ना, आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं, आपके सहयोग से ही वीडियो बना रहे हैं, और आप बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। इससे पहले वाला पेपर आपने बहुत पसंद किया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखे हैं। इस सब के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना प्रेम बनाए रखिए और अपना सहयोग प्रदान कीजिए।
1 2 3 टुकड़े जोड़ना है बच्चों। बीच में हमें एक टुकड़ा क्या है, चौकोर है, 2 ट्रायंगल बने हैं। ये आकृति में तो कहीं है नहीं, है ना। इसमें भी अगर हम जोड़ेंगे तो 2 टुकड़े ही जुड़ पाएंगे। अगर ऐसे जोड़ते हैं तो भी नहीं बच्चों दिख रहा है कुछ हमें कि ऐसे डिब्बा बन पाएगा, है ना। अभी इसमें भी नहीं हो रहा, लेकिन इसमें तो हमें ये देखिए बॉक्स भी बना हुआ है और ये दोनों ट्रायंगल भी बने हुए हैं ऐसे, तो ये आकृति एकदम करेक्ट हो जाएगी। ये तो नहीं आ सकती है ना। 34 देख लेते हैं। 1 2 3 4 टुकड़े जोड़ना है ना। एक ट्रायंगल है बच्चों, ये बना हुआ है ट्रायंगल तो मिल गया, लेकिन ये डिब्बा इसमें कहीं नहीं मिल रहा है। वर्ग बना हुआ है पूरा स्क्वायर, और इसमें भी स्क्वायर नहीं है, इसमें भी स्क्वायर नहीं है, इसमें भी स्क्वायर नहीं था, इसमें सब है बच्चों। देखिए स्क्वायर बना हुआ है ना। ये वाली जो आकृति है वो ये बनी हुई है, ट्रायंगल भी ये बना हुआ है, और ये वाला एक खंड और बचा जो ये बना हुआ है, ये वाली चीज है ना। सारी चीज मिल रही है नहीं। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है, एक पेंसिल जैसी बनी हुई है बच्चों, है ना। तो इसमें पेंसिल वाली आकृति कहीं नहीं दिख रही, यानी ये नहीं होगा। इसमें भी पेंसिल वाली आकृति नहीं दिख रही है, और इसमें दिख रही है बच्चों, लेकिन इसमें 4 पार्ट्स हैं और हमें पार्ट्स चाहिए हैं 3, यानी कि ये भी नहीं होगा। आंसर होगा 4। क्यों होगा, देखिए ये ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, बड़ा वाला ये बन रहा है, ठीक है ना। ये छोटा वाला ट्रायंगल राइट एंगल बना हुआ है, ये बन रहा है, और ये पेंसिल नुमा आकृति देखिए बच्चों ये छुपी हुई है इसमें। क्लियर। इस तरह बच्चों आपको बढ़िया से ढूंढ लेना है, एकदम करेक्ट पेपर करके आना है, सभी को एकदम प्रसन्न होके आना है। मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ है, जब ये सुनाएंगे ना आप तो वाकई में बहुत खुशी होती है बच्चों, है ना। देखिए ये एक चतुर्भुज बना हुआ है ना, जो ऊपर से थोड़ा कटा हुआ है, इसमें हो सकता है, और ये छोटा भी बना है और ये भी बना हुआ है ना। ये तो बन रहा है, इसमें ये वाली आकृति नहीं है, इसमें भी ये वाली जो आकृति है चतुर्भुज वाली नहीं है, और इसमें तो 1 2 3 4 5 टुकड़े जोड़े गए हैं, तो ये भी नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भाग लास्ट आ गया है बच्चों, 10वां भाग है, लेकिन अभी अपन को जल्दी नहीं है, अपन को तो अभी मैथ भी करना है, और आकृतियों के बाद हिंदी भी करना है, मैथ भी करना है ना। क्या करना है बच्चों, इसमें छिपी हुई आकृति को ढूंढना है। हाँ, ये वाली जो आकृति है ना बच्चों, सबसे कठिन आकृति होती है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चे इसी में करते हैं, तो आपको मिस्टेक नहीं करना है। ये देखिए बन जैसा बना हुआ है, हमें साफ दिख रहा है किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही हमें करेक्ट मिल रहा है, अन्य किसी में ये नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए एक लाइन ऐसे गई, ऐसे और ऐसे, है ना, यही हमको चाहिए है बिल्कुल। इसमें देख लेते हैं बच्चों, तो ये थोड़ा बन तो रहा है लेकिन थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। ये देखिए इसमें छिपी हुई है, ये देखिए ये और ये करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे जाना है, तो देखिए इसमें जा सकते हैं क्या, ये गए, अब ये गए, है ना, ये चले जाएंगे ना, और फिर ये देखिए ऐसे गए, फिर ये ऐसे आए, फिर ये ऐसे गए, फिर ये ऐसे आए, और फिर ये ऐसे गए, मतलब फर्स्ट में ही छिपी हुई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये वाली लाइन तो स्टार्ट हो रही बट ऐसे नहीं जा रही है, इसमें तो ये ही लाइन नहीं है स्टार्टिंग की, इसमें भी यहाँ नहीं है ना, तो ये कोई नहीं आने वाली है। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं लास्ट आकृति 40 नंबर की क्या होने वाली है बच्चों। देखिए ये वाला हिस्सा डार्क है और ये वाला लाइट है, सिंगल, है ना, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। अच्छा, इस साइड एरो है और इस साइड डॉट है ना।
तो ये डार्क है, ये लाइट है, लाइट एरो है और यहाँ डॉट है। इसमें तो ये लाइन ही गायब कर दी गई है, इसमें ये बना नहीं है। इसमें देखिए ये थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन इतनी जो डार्क लाइन है ना इसी में है बच्चों, इसमें इतनी डार्क लाइन नहीं है। अच्छा ये गैप भी ज़्यादा है, ये गैप देखिए इसमें सेम है, इसमें ये गैप बिल्कुल थोड़ा सा है ना, तो ये आने वाली नहीं है। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अब जल्दी से क्या लगा लेते हैं, मैथ स्टार्ट करते हैं बच्चों। फटाफट सही तरीके से देखिएगा और एक बार फिर से फार्मूलों का रिवीजन जरूर कर लीजिए। सारे फार्मूले अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको सवाल करना, जैसे ब्याज के चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले हैं, क्रय विक्रय लाभ हानि के प्रतिशत के बहुत सारे फार्मूले होते हैं बच्चों, और आयत वर्ग के चैप्टर में फार्मूले होते हैं। इनको आप बहुत एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। चलिए देखते हैं खंड भाग 2, जिसमें क्या है बच्चों, अंकगणित यानी कि हमारे सवाल, जो बच्चों के बहुत ही फेवरेट होते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को तो सवाल बहुत अच्छे लगते हैं ना। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी संख्या के घन को 32 के वर्ग में जोड़ा जाए, संख्या के घन को है ना काय में जोड़ा जाए, मान लीजिए x का घन, तो घन क्या होता है 3 की पावर, काय में जोड़ा जाए 32 के वर्ग में, 32 के वर्ग में जोड़ा जाए, तो परिणाम क्या आता है 2355 आता है। ये हमसे कहा जा रहा है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना, 32 का वर्ग निकालना है। तो 32 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 32 × 32 है ना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, कितना हो गया 4, 6 6 12 की 2, कैरी आई 1, 9 और 1 10। इसका वर्ग क्या आएगा बच्चों 1024। काय का वर्ग आ गया 32 का वर्ग है ना। अब बोला जा रहा है यदि x के घन में इसको जोड़ा जाए तो क्या आंसर आता है 255, 2500 नहीं 300 है बच्चों। अभी देखिए यहाँ गड़बड़ हो जाएगा ना, ये क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, 2355। अभी ये प्लस की है बच्चों, यहाँ आके क्या हो जाएगी आपकी माइनस हो जाएगी, क्या बच जाएगा 3 3 और 1 है ना, 1331। ये काय की पर वैल्यू आ गई x के घन की, और जब हमारे घन की वैल्यू है तो हमें x का घन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, इस संख्या का घनमूल निकाल देना पड़ता है। तो x बराबर √ ये देखिए 3 लिखते हैं बाहर, तो ये कहलाता है घन निकालना 1331। हम इसका घन निकाल देते हैं। घन निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना पड़ता है हमको, LCM जो मेथड होती है ना अभाज्य गुणनखंड, इस विधि से हम भाग देते हैं। देखिए काय का भाग जाने वाला है, वैसे मैं आपको करेक्ट तरीके से लिखवा चुकी हूँ कि ये काय का घन होने वाला है, पहले भी मैं सिखा चुकी हूँ आपको। 11 का इसमें डिवाइड जाएगा, 11 का घन होता है, 11 एकम 11 बचेंगे 2, 11 दूनी 22 बचेगा 1, 11 एकम 11, फिर 11 का जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 का जाएगा। 3 की जोड़ी 11 × 11 3 में से एक 11 लिया जाएगा, जो कहलाएगा आपका घन, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 11। वह संख्या क्या होगी 11 होगी। इस तरह से आपको ये बड़ा सवाल है, बहुत अच्छे से सीखना है जैसे जैसे मैंने किया है, और आपको इसको करते जाना है, तभी आपसे ये सवाल अच्छे से बनेगा। किसी संख्या के घन को हमने मान लिया, किसी संख्या का घन x का घन 32 के वर्ग में जोड़ा जाए तो प्लस 32 का वर्ग बराबर 2355 आता है, यही बोला गया था ना। तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या होगी 11। घन क्या निकल के आया 11। इस तरह आप इस सवाल को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और एक एक चीज़ को अच्छे से देखिए बच्चों, तभी आप इस सवाल को पूरे से कर पाएंगे, अन्यथा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। आप वीडियो को बंद करके फिर से कीजिए तो आपसे आराम से बन जाएगा।
आंसर क्या आ गया इसका, आपको समझ में आ गया होगा 11। करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ये तो मैंने आपको लिखवाया ही है कि 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, इसमें तो कुछ भी करना नहीं है हमें। आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 2/5, 7/10, 8/15, 13/30। तो मैंने आपको ये भी सवाल अच्छे से सिखाया है, बट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको काय में बनाना पड़ेगा, पॉइंट में। 2/5 पॉइंट में क्या बनेगा बच्चों, 0.2 5 के 20, तो पूरा कट जाएगा, इसलिए सेकंड फॉर्म में क्या रख देंगे, 0। ठीक है, 40। इसका बनेगा 0.7 है ना, और पूरे कट जाएगा वो भी 0 लेने से, तो यहाँ भी क्या रख देंगे, एक 0। ये बनेगा 0. वो हो जाएगा 80, तो 15 7 पौना 75, बचेंगे 5, हो जाएंगे 50, 15 तिया 45। ठीक है ना। और थर्ड कर लेते हैं, बनेगा 130 है ना, तो 3 चौके 12, यानी कि समथिंग जाएगा 4 बार है ना, बचेगा 10, हो जाएगा 100, 30 तिया 90। ठीक है ना। अब आरोही क्रम मतलब ये बहुत अच्छे से बच्चों याद रखिए, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। आरोही मीन्स होता है छोटे से बड़ा, 1 2 3 4, ये वाला कहलाता है क्रम आरोही क्रम, छोटे से बड़ा। मैं बार बार बता रही हूँ, आरोही छोटे से बड़ा, अवरोही बड़े से छोटा। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या बना था बच्चों, ये 40 बना था ना आपका, 40 बना था ये वाला, वो साफ हो गया है ना। तो सबसे छोटा था 40 वाला है ना, यानी कि 2/5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आना है, लास्ट वाला 43 वाला, 0.43 वाला है ना, तो जो कि है 13/30। तो देखिए, ये देखिए, इसमें तो 7/10 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 8/15 आ गया, ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आ जाएगा। इस तरह बच्चों सवालों को करना पड़ता है, देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जब आप ऐसे करेंगे ना, तभी आपसे सारे सवाल बहुत इजीली बन जाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए और ज़रूर से सारे क्वेश्चंस को कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 है ना, 4/7, 2/7 माइनस है, प्लस 3/7 डिवाइड 2/7। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड। तो क्या होगा, 3/7 डिवाइड का क्या बन जाता है बच्चों, मल्टीप्लाई, और संख्या पलट जाती है 7/2। 7 से 7 कट जाएंगे, क्या बचा, 3/2। इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं सारी डिजिट को, 4/7 माइनस 2/7, अभी ये प्लस है, प्लस ये आ गया 3/2 ऐसे। अब इसका 7 7 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 14। 7 दूनी 14, तो 4 दूनी 8, फिर 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 तिया 21। ठीक है ना। अभी देखो बच्चों, ये 8 है ना, और ये 21 प्लस के है, तो बन गया 29, और ये जो 4 है ना, ये माइनस का है, तो 29 में से अगर हमने 4 प्लस कर दिया तो क्या बचा, 25/14। ये आंसर आ गया। देखिए आंसर आ गया, लेकिन देख रहे हैं हम कि आंसर हमारे ऑप्शंस में नहीं है, क्योंकि अभी हमने आंसर आधा निकाला है। पूछा गया है का वर्ग क्या होगा, वर्ग मतलब इसके ऊपर 2 की पावर। तो 25 का वर्ग क्या होता, 25 25 हम 625, ये मैं आपको वर्गमूल के चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। और 14 का वर्ग होता है 196। अब देखिए 625/196, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है एकदम। इस तरह बच्चों आधा अधूरा सवाल मत कीजिएगा, क्वेश्चंस को पूरा पढ़िएगा। आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं और बहुत जल्दी में बच्चे आंसर लगाते हैं, मैंने ऐसा नोट किया हुआ है, तो आप प्लीज़ जल्दी में बिल्कुल भी आंसर मत लगाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45।
किसी राशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। ठीक है, किसी राशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? दर निकालना है। सबसे पहले किसी राशि पर पता नहीं है तो हमने मान लिया वह राशि यानी कि मूलधन क्या है बच्चों? 100। ब्याज क्या कह रहे हैं? ब्याज हमसे कहा जा रहा है कि उसका कैसा है? उस राशि का 1/4 यानी 100 का 1/4 कितना हो जाएगा? 25। ये ब्याज आ गया। समय हमें 5 वर्ष दिया गया है, दर पूछा गया है, हम दर का फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है? ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय हो जाएगा। 100 से 100 कट गए, 5 पंजा 5, 5 5 जा 25। कितने प्रतिशत बच्चों? 5%। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर, उसके बाद वाला जो कि कौन सा है? 46 है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा गया। परिणामी घनाभ का आयतन क्या होगा? बच्चों घन से घनाभ कैसे बन जाएगा? क्योंकि देखिए जब आप एक घन बनाएंगे ना, ऐसे आपने घन बनाना सीखा है, ऐसे घन बनता है। ठीक है, ये घन बन गया आपका। और इसी घन के ऊपर वो कह रहे हैं 2 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा गया। इसी से मान लीजिए हमने दूसरा घन बना दिया जोड़ के। ठीक है ना? तो जब ये वाली चीज़ है ना बच्चों, एक घन यहाँ बन जाएगा तो ये जो लेंथ है ना, ये तो उतनी ही रहेगी 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की रहेगी। लेकिन ये जो लेंथ है ना, ये 4 से कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। लेकिन हमारी 6 की है तो ये 6 रहेगी, ये अंदर वाली भी 6 रहेगी। लेकिन ये जो है ना, जब एक से दूसरा जोड़ेंगे ना तो ये कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी बच्चों। तो वो घनाभ बन जाएगा। तो हमारा आयतन का फार्मूला क्या होता है? घनाभ के आयतन का फार्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जो कि कितनी हो जाएगी? 12। गुणा कर लीजिए। 6 छंग 36 और 36 गुणित 12 छंग 72, कैरी आएगी 7। 12 तिया 36, 36 और 6 हो गए आपके 6 6 12 13 है ना, 432 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। देखिए क्यों लगा हुआ है ना, 432 घन सेंटीमीटर, जो कि क्या आ जाएगा आपका एकदम करेक्ट और सही आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को कितनी भुजाएं होती हैं वर्ग में? 4 भुजा होती हैं, सबको पता है। तो प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मान लीजिए आपने पहले वर्ग की भुजा मान ली 2, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? 2 गुणित 2 यानी कि 4। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुणित भुजा, तो क्षेत्रफल हो गया 4। अब भुजा को आपने दुगना कर दिया तो भुजा कितनी हो गई? 4। तो 4 गुणित 4 कितना हो गया क्षेत्रफल? 16। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई बच्चों? 4 में आप देख रहे हैं 4 से 16 हो गया ना। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 4 में कितने की वृद्धि हो रही? 12 की वृद्धि हो रही, इसलिए 100 में। 4 3 12 कितने की वृद्धि हो रही बच्चों? 300% की वृद्धि हो रही ना। ऐसे यहाँ माइनस कर लेंगे। 16 में 4 में 16 हो रहा है, 4 से तो 12 की वृद्धि हो रही ना। 4 और 12 16, तो 12 में 4 में 12 की वृद्धि, इसलिए 100 में कितने की वृद्धि? 300% की वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। ये हमारा आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको इसी तरीके से बिल्कुल सही सटीक आंसर निकाल लेना है। बिल्कुल एक बार करने से बच्चों, सोचा सवाल को फटाक से कर लिया, बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 48। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2560 है। उनका लासापा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक 320 है, तो मासा क्या होगा? बच्चों ये नियम होता है कि गुणनफल में लासा का भाग दें, फार्मूला होता है कहना चाहिए, तो मासा निकाल आता है।
तो आपको कुछ भी करना नहीं है, 2560 में 320 से क्या दे देना है, डिवाइड। 0 से 0 कट जाएगा। आप चाहे तो 4 से दे सकते हैं, 8 से दे सकते हैं। 8 तिया 8 चौके 32, 8 तिया 24 और बचेगा 1, 8 दूनी 16। फिर 4 से दे सकते, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। हो गया ना क्लियर। देखिए बी नंबर का ऑप्शन एकदम सटीक है आपका, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणनफल बटे लासा तो निकल आता है आपका मासा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। राम और श्याम एक साथ काम करते हुए एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। राम अकेला उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो श्याम अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले कौन कर रहा है, राम प्लस श्याम, है ना। दोनों कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 10 दिन में। और राम अकेला कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में। तो इनका एलसीएम जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, हमारा 60 होगा, जो कि कहलाएगा पूरा काम। ठीक है, ये हम आपको समझा चुके हैं। अब राम और श्याम 10 दिन में 60 काम करते हैं, यानी एक दिन में कितना काम करते हैं, वो 6 काम। राम एक 60 काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम। देखिए दोनों मिलके 6 काम कर रहे हैं और राम अकेला 5 काम कर रहा है, यानी श्याम अकेला कितना काम करता है, एक दिन में 1 काम करता है। तो श्याम अगर एक दिन में 1 काम करता है तो उसको 60 काम कितने करने में कितना दिन लगेंगे बच्चों, सीधा सीधा सवाल है ना, 60 दिन लगेंगे श्याम को। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। किरण, जैसे सूर्य की किरण निकलती है ना बच्चों, तो वो निकलती तो सूर्य से है, लेकिन जाती कहाँ है। आप पृथ्वी में खूब लंबा होल कर देना तो वो जाती जाएगी, तो उसका कोई किरण का अंतिम बिंदु नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा किरण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एक अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या होती है। देखिए अभी हमेशा से पढ़ाया है जी, जैसे 2 अभाज्य है तो उसके गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 2। तो एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं बच्चों, 2 गुणनखंड होते हैं, सब बच्चों को आता है। क्वेश्चन नंबर 52। यदि 22.5 मीटर एक समान छड़, लोहे की छड़ का वजन 85.5 है किलोग्राम है, तो उसी छड़ की 5 मीटर का वजन क्या होगा। देखिए 22 मीटर की छड़ का वजन है 85.5, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 1 मीटर छड़ का वजन क्या होगा। तो इसमें हमें डिवाइड देना पड़ेगा, इसीलिए हमें लगाना 5 मीटर की, तो 5 से क्या कर देंगे, गुणा, आंसर आ जाएगा। काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 चौके 20, बचे 2, 5 25। अभी पॉइंट तो पॉइंट से कट जाएगा, क्योंकि एक ही दूरी पे है, एक समान दूरी पे है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। फिर 5 से काटते हैं, 5 नाम 45, 5 एकम 5, बचे 3, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। 9 से काट देते हैं बच्चों, 9 बन जा 9, कितना बचने वाला है, 8 बचेगा, 9 9 जा 81। ओके, 19 किलो जो हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, इजी सा क्वेश्चन था बिल्कुल ही। एक एक नियम का सवाल था बच्चों, आप आसानी से अनेक का दिया है 1 का निकाल सकते हैं और फिर 1 से अनेक का निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। एक आदमी ने 1200 रुपये में एक पुराना टाइपराइटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। उसने इसे 1680 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले बच्चों क्रय मूल्य देख लेते हैं। 1200 में खरीदा, 200 उसके ऊपर खर्च किया, यानी किराया मूल्य बन गया उसका 12 तो 1400, है ना। अभी हमें निकालना है लाभ, तो लाभ का फार्मूला 1680 में से हम किसको घटा देंगे, 1400 को घटा देंगे, तो हमें लाभ कितना मिल गया, 280 रुपये का मिल गया लाभ। लेकिन अब लाभ नहीं पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा है बच्चों। तो 280 रुपये का लाभ कितने पे हो रहा है, हमेशा बच्चे इस पे लगा देते हैं, ये नहीं है बच्चों सही।
क्रय मूल्य पे लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, जो कि होगा 1400। अगर आप ये गलत नहीं कीजिएगा, है ना, ये 0 से 0 कैंसल, 14 दूनी 28, 0 का 0। कितने प्रतिशत का लाभ बच्चों? 20% का लाभ। देखिए एकदम सरलता से हो गया ना। अगर आप इसी तरीके से सही सवालों को समझ के करते हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7125,421 में अंकित मूल्य और 5 के अंकित मूल्य और 5 के स्थानीय मूल्य का योग क्या होगा? किस संख्या का पूछा बच्चों? 5 की। 5 का अंकित मूल्य और 5 का स्थानीय मूल्य। तो अंकित मूल्य तो क्या होता है बच्चों? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो अंकित मूल्य होता है, वो होता है फेस वैल्यू, जो कि बदलती नहीं है, 5 की 5 ही रहेगी। स्थानीय मान जो होती है वो होती है प्लेस वैल्यू, जो कि क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 5000 होने वाली है। ये अब पूछा है उनका योग, तो हम इसको योग कर देते हैं। योग मीन्स होता है जोड़ना। तो ये देखिए 5005 क्या हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चे आसानी से कर लेते हैं। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? बिल्कुल ही इजी सवाल है। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 एंड 11 हो गई 5, और इनका पूछता है एवरेज यानी कि औसत। तो संख्या 5 है तो 5 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। जोड़ लेते हैं। 7 और 3 कितना हो गया? 10। 7 और 3 हो गया भाई 10। 10 और 5 15। 15 और 2 17। 17 और 1 18। 18 और 10 28। 28 हो गया। डिवाइड करना है 5 से। 5 5 जा 25, रखा जाएगा पॉइंट, बचेंगे 3। 5 6 जा 30। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो गया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है। बहुत ही आसानी से आप सवालों को बच्चों इजीली कर सकते हैं, जल्दी जल्दी करते जाइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है। 7 किलोग्राम, 6 हेक्टोग्राम और 9 डेकाग्राम किसके बराबर होगा? तो बच्चों 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होते हैं और 1 डेकाग्राम में 90 ग्राम, क्योंकि 1 10 का होता है। तो इस प्रकार हम इनको जब प्लस कर देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल आप बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। यदि एक व्यक्ति की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे 1200 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर साइकिल चलाने में कितना समय लगेगा? देखिए बच्चों कितना है, मैदान की भुजा है 1200 मीटर है, और जब वो मैदान के 4 चक्कर लगाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसका परिमाप जाना पड़ेगा, है ना। तो भुजा का परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणित भुजा, यानी कि 12 चौके 4800 मीटर उसको चलना पड़ेगा। 4800 मीटर ध्यान रखिएगा। और चाल जो दी है हमें वो दी है किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम सबसे पहले इसको किलोमीटर में बदल लेते हैं, और किलोमीटर में बदलने के लिए हमें क्या का डिवाइड देना पड़ेगा बच्चों? 1000 का 1 जीरो है तो 1 पॉइंट रख देंगे हम। ये आ गई हमारी दूरी, और हमारे पास चाल है 8 किलोमीटर। हमें समय का फार्मूला लगा देना है। क्या होता है समय का फार्मूला? दूरी बटे चाल, ठीक है ना। 8 छंग 48, क्या आ गया बच्चों? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो हम इसको क्या कर देंगे? मिनट में आंसर दिया गया है इसलिए हम इसको 60 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 छंग 36, 0 का 0, और 1 के पहले क्या लगा है? पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 36 मिनट एकदम ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल दिया हुआ है और दिया हुआ है क्वेश्चन में पूछा गया है वृत्त की परिधि क्या होगी। तो बच्चों वृत्त की परिधि निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई, ये पाई का निशान होता है r, ठीक है ना। और हमें दिया क्या गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, तो हमें क्षेत्रफल से क्या निकालना पड़ेगा, r निकालना पड़ेगा, क्योंकि पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7। अभी हम क्षेत्रफल रख लेते हैं, हमें क्षेत्रफल दिया गया है तो हम क्षेत्रफल को रख लेते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया गया है हमको, 616 बराबर क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों पाई r स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, हमेशा ही ये निश्चित किया गया है, मल्टीप्लाई r स्क्वायर। अब ये 22/7 जो है पक्षांतर होके इस साइड में आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 22/7 बराबर बच जाएगा हमारा r स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको पलट के गुणा करने वाले हैं। 7 हमारा ऊपर जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, जो कि हमारा क्या निकल आएगा, त्रिज्या निकल आएगी r का वर्ग। कट रहा है भाई 2 से, 2 बन जा 2 बन जा, 2 3 जा 6, भाग नहीं जाता 0, 2 8 जा 16, 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88। अब हमारे पास बचा 28 ये वाला और 7 ये वाला, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 196, जो कि क्या है r, यानी कि त्रिज्या। अभी हमें r अकेला निकालना है, तो r अकेला निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, उसका आपको पता ही है, वर्गमूल निकाल देंगे 196 का, तो हमारा क्या निकल आएगा, r निकल आएगा। और 196 का वर्गमूल होता है बच्चों, हमेशा से आपको पढ़ाया गया है 14, जो कि निकल आई हमारी r। अब हमें क्या करना है, हमें r मिल गया। अब हमारा जो परिधि का फार्मूला होता है ना 2 पाई r, इसमें हम r का वैल्यू रख देंगे। तो 2 पाई का मीन्स होता है 22/7 और r हमारी निकल के आई है 14, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई करेंगे 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, ये हमारी वृत्त की परिधि आ जाएगी 88 मीटर। आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ के कीजिएगा, तभी आपको ये याद होगा। आपको फार्मूले भी इसके लर्न करने होंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त की परिधि का। वैसे बच्चों वृत्त ज़्यादा अपने इसमें है नहीं है कोर्स में, बट थोड़ा बहुत अगर आ गया तो सीख लेना चाहिए, ठीक है ना। आप आसानी से इस सवाल को कर लीजिएगा। 2 ट्रेनों की गति 6:7 है, अनुपात में है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए 2 ट्रेन है जिसमें से उनकी गतियों का अनुपात 6 और 7 है। हमें कौन सी ट्रेन की दिया, दूसरी ट्रेन 364 जा रही है 4 घंटे में, तो हमें ये क्या दिया, दूरी दी और समय दिया। हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, चाल। क्या होता है चाल का फार्मूला, दूरी बटे समय। कितना आया, 4 नाम 36 और 4 एकम 4, 91। अब देखिए कुछ ट्रेन की थी, दूसरी ट्रेन की, दूसरी ट्रेन का अनुपात कितना है, 7, यानी कि 7 अनुपात की वैल्यू क्या है, 91। 7 अनुपात की वैल्यू है 91, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, हम डिवाइड दे देंगे, 7 एकम 7, 7 या 21। 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13। तो पहली ट्रेन की गति क्या है, 6 अनुपात में है ना, 6 है, पहले तो 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 13 6 78। तो दूसरी ट्रेन कितने किलोमीटर चल रही है, चाल क्या है दूसरी ट्रेन की, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया होगा आपको समझ में। अगर नहीं आया है तो पहले वीडियो को बंद कीजिए, समझ के उसको फिर से स्वयं कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें किलोमीटर जो दूरी दी गई है उसमें इसका डिवाइड देना है सब, तो हमारा क्या हो जाएगा, समय का डिवाइड देने से हमें चाल पता चल जाएगी। फिर हमें क्या करना है, चाल 7 की दूसरी ट्रेन की है, यानी 7 अनुपात की वैल्यू आएगी 91। 91 में 7 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा हमारा 13।
और जो 13 है वो दूसरे अनुपात की वैल्यू है, तो पहला अनुपात हमारा 6 है, तो हम 6 से उसका गुणा कर देंगे। पूरा समझ में आ गया होगा, दोबारा से भी रिपीट कर दिया है इसीलिए। निम्नलिखित चित्रलेख पिछले सप्ताह के दौरान 30 छात्रों की कक्षा में अनुपस्थित लड़कों की संख्या को दर्शाते हैं। किस दिन पूर्ण उपस्थिति है? देखिए बच्चों, सोमवार को कितने बच्चे अनुपस्थित है? अनुपस्थिति की है ये चार्ट, ध्यान दीजिएगा। एक डायग्राम बराबर एक लड़का है ना, तो इस दिन कितने लड़के उपस्थित हैं? 5 अनुपस्थित हैं। मंगलवार को 4 अनुपस्थित हैं, बुधवार को 2 अनुपस्थित हैं। अरे वाह, गुरुवार को देखिए एक भी अनुपस्थित नहीं है, पूरे बच्चे आए हैं, है ना, क्योंकि ये जो चार्ट है वो काय का है? अनुपस्थितों का है। तो किस दिन एक भी अनुपस्थित नहीं है? गुरुवार को। यही हमसे पूछा गया था, किस दिन कक्षा में पूर्ण उपस्थिति है? पूर्ण उपस्थिति मतलब अनुपस्थित एक भी नहीं है, वो कौन सा दिन है? गुरुवार का दिन है। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए हमारे 60 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं मैथ के। अब हमें कहाँ चलना है? हिंदी की ओर। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन खंड 3 पर, भाषा एंड अनुच्छेद वाले पे, है ना, इसी को गद्यांश भी कहते हैं। जल्दी से पढ़ लेते हैं। कुष्ठ रोगियों की, कुष्ठ रोग जानते हैं ना बच्चों, किसी की स्किन पे वाइट वाइट दाग होते हैं ना, जो सफ़ेद सफ़ेद एकदम हो जाते हैं, वो कहलाता है कुष्ठ रोग की चिकित्सा करते हुए बाबा ने देखा कि उनकी समस्या केवल उस भयंकर रोग से छुटकारा पाने की नहीं, किंतु अब तो मानसिक भी है। इस रोग को इतना घृणित समझा जाता है कि परिवार वाले भी रोगी के पास भटकते नहीं हैं। रोग से छुटकारा पा लेने पर भी समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं और उसे अपना जीवन भिखारी के रूप में बिताना पड़ता है। लोगों को यह भ्रम है कि इस रोग का इलाज नहीं हो सकता, जबकि इस रोग का इलाज बच्चों होने लगा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो रहा है हमारा। कुछ रोगियों की बीमारी के अलावा बाबा को कुष्ठ रोगियों की बीमारी के अलावा बाबा को कौन सी दूसरी समस्या दिखी? देखिए यहाँ हमने पढ़ा था, अब तो मानसिक समस्या भी है। कौन सी समस्या दिखी हमें उनकी? मानसिक समस्या, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुष्ठ रोगियों के पास उनके परिवार वाले भी क्यों नहीं भटकते हैं? क्योंकि उनको कैसा लगता है कि यह रोग कैसा समझा जाता है? घृणित समझा जाता है। छूत का रोग है, रोग पापी को ही हो रहा है, इस रोगी को दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। जी नहीं, इस रोग को घृणित समझा जाता है, मतलब ऐसा समझा जाता है कि जिसको ये रोग हो गया उसको छूना नहीं चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए, वरना हमें भी यह रोग लग जाएगा। कुष्ठ रोग के प्रति लोगों का भ्रम है कि यह रोग पिछले जन्म के पापों का फल है। कुष्ठ रोग काम करने के लायक नहीं होते हैं, इस रोग का इलाज नहीं हो सकता, कि यह एक संक्रामक रोग है। क्या बोला जा रहा है भाई? इस रोग का इलाज नहीं हो सकता। हमने यहाँ लास्ट लाइन में इसको पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इस रोग से पीड़ित 64 बच्चों लोगों को भिखारी का जीवन क्यों जीना पड़ता है? क्योंकि लोग अपाहिज तो नहीं होते, अपाहिज मीन्स होता हाथ पांव टूट जाना, ऐसा नहीं होता है। रोगी कभी ठीक नहीं होते, ये भी नहीं होता है, ठीक हो जाते हैं। रोगी मानसिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं, ठीक है। समाज के लोग उसे कभी नहीं अपनाते। बस बच्चों यही कारण है कि जिसको एक बार कुष्ठ रोग हुआ उसे समाज के लोग अपनाते नहीं हैं। अब थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या कुष्ठ रोगी का परिवार उसकी सहायता करता है? कोई निश्चित नहीं कह सकते बच्चों। कोई अच्छे होते हैं तो परिवार निश्चय ही उसका सहायता करता है और कभी कभी नहीं भी करता है, तो इसका कोई निश्चित नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। गद्यांश नंबर 2 देख लेते हैं। एक कंजूस के पास कुछ संपत्ति थी, उसने उसे बेच दिया और सोने का एक टुकड़ा खरीदा। उसने इसे एक गड्ढे में डाल दिया। वह रोज इसे देखने जाता था। उसके एक पड़ोसी ने इसे देखा। उसने सोचा कि जरूर कुछ सोना होगा। एक दिन वह वहां गया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब जब कंजूस को अपना सोना नहीं मिला तो वह रोने लगा। कौन रोने लगा? कंजूस। आखिर कंजूस ही है ना भाई। एक कंजूस के पास कुछ क्या था?
क्या था? सोना था, चांदी थी, संपत्ति थी या कुछ भी नहीं था? एक कंजूस के पास कुछ संपत्ति थी, हमने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कंजूस ने क्या बेच दिया? कंजूस ने अपना संपत्ति को बेच दिया, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कंजूस सोने को देखने कितने दिन में जाता था? आपने अभी पढ़ा हुआ है, प्रतिदिन जाता था और प्रतिदिन को कहते हैं दैनिक, है ना। किसने कंजूस को देखा? तो भाई पड़ोसी ने देख लिया था, बिल्कुल अभी पढ़ा है हमने। कंजूस को अपना सोना जब नहीं मिला तो वह क्या करने लगा? रोने लगा। ये तो हमने सब आसानी से लगा लिया, पूरा गद्यांश बड़ा ही सरल था। देखते हैं गद्यांश नंबर 3। मोर एक सुंदर पक्षी है। इसकी गर्दन सुंदर नीले पंखों से ढकी हुई होती है। इसका शरीर हरा और नीला होता है। इसकी शोभा इसकी लंबी पूंछ है। यह पंखे की तरह अपनी पूंछ खोल लेती है, खोल सकता है। कौन? मोर। इसकी पूंछ का रंग नीला, हरा और सुनहरा है। इसे अपनी पूंछ पर बहुत गर्व है। मोरनी एक सादा भूरे रंग का पक्षी होता है। इसकी मोर की तरह कोई पूंछ नहीं होती। अच्छा बच्चों ध्यान देना, मोरनी कैसी होती है? भूरे रंग की होती है और इसकी पूंछ नहीं होती है बड़ी। यह सांपों का शत्रु है। यह बढ़ती हुई फसलों को भारी नुकसान पहुंचाती है। जब बारिश होने वाली होती है तो यह कठोर चीखें निकालती है। कौन? मोरनी। मोर का शरीर होता है, कैसा होता है? हरा और नीला दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मोर की पूंछ होती है, कैसी होती है बच्चों? अभी आपने पढ़ी हुई है मोर की पूंछ एकदम ही लंबी, ठीक है ना। किसकी तरह मोर अपनी पूंछ खोल सकता है? पंखे की तरह। मोर की पूंछ का रंग होता है कैसा? नीला, हरा और सुनहरा। हमने गद्यांश में पढ़ा था ना। मोर को अपने खाली स्थान पर बहुत गर्व होता है। काय पर? अपनी पूंछ पर। इस तरह हमारा ये गद्यांश भी पूरा हो गया। देख लेते हैं गद्यांश नंबर 4 एंड लास्ट। जल्दी से चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर पेपर बढ़िया लगा है, आपके काम का है, आपको इससे कोई बेनिफिट मिल रहा है तो बढ़िया बढ़िया कमेंट्स लिख दीजिए बच्चों। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मैं इससे भी अच्छे पेपर आपको दूंगी और आप बिल्कुल पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेंगे। अंशिता नवोदय कोचिंग के साथ बने रहिए। प्लस आप 10 मॉक टेस्ट बहुत अच्छे पेपर खरीद सकते हैं। आपको कहाँ जाना है? www.anshitanavodaycoaching.com पर जाइए, हमारी वेबसाइट है और वहाँ से आप पेपर खरीद सकते हैं। चलिए देख लेते हैं गद्यांश नंबर 4। डाकिया एक सरकारी कर्मचारी है। डाक व्यवस्था में उनका प्रमुख स्थान है। उसकी सेवा जनता के लिए बहुत उपयोगी है। वह खाकी वर्दी पहनता है ना, देखा होगा सबने डाकिया। वह अपनी कमर के चारों ओर चमड़े का बेल्ट पहनता है। वह एक चमड़े का बैग रखता है। उसका थैला चिट्ठी, पार्सलों और मनी ऑर्डरों से भरा रहता है। उसके कर्तव्य बहुत कठिन है। वह सुबह डाकघर जाता है, सुबह चला जाता है। वहाँ वह पत्रों, पार्सलों और मनी ऑर्डरों को अलग अलग छांटता है, करता है। वह उन्हें घर घर जाकर वितरित करता है। वितरित करना यानी बांटना होता है बच्चों। वह दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता है। उनकी हालत बहुत दयनीय है। उन्हें मामूली वेतन मिलता है। वह अपनी दैनिक मजदूरी, दैनिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता है। वह कठिन जीवन जीता है। वह समाज के लिए बहुत उपयोगी है। वह दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच कड़ी होता है। हर कोई उनका बेसब्री ध्यान दीजिएगा, इंतजार करता है। वह अक्सर हमारे लिए खुशखबरी लेकर आता है। वह अमीर और गरीब दोनों की सेवा करता है। वह सभी को बहुत मूल्यवान सेवा प्रदान करता है। कौन? डाकिया। सारा गद्यांश किसके ऊपर है बच्चों? डाकिया के ऊपर। क्वेश्चन देख लेते हैं। डाकिया पहनता है, हमने अभी पढ़ा था, खाकी वर्दी पहनता है, ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। उसका थैला भरा रहता है पत्र, पार्सल और मनी ऑर्डरों से, ये भी हमने पढ़ा था। डाकिया डाकघर में जाता है, एकदम सुबह सुबह चला जाता है। डाकिया डाकघर में खाली स्थान अलग करता है। पत्र,
पार्सल और मनी ऑर्डर ए और बी दोनों। हाँ बच्चों, ए और बी दोनों, क्योंकि पत्र, पार्सल और मनी ऑर्डर सभी चीज़ों को वह अलग करता है। डाकिया को मिलता है, हमने पढ़ा था, बहुत कम वेतन पे काम करता है तो उसको मिलता है बहुत ही कम वेतन। इस तरह बच्चों ये पूरा पेपर हमारा अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अब पेपर पूरा हो चुका है। अब जल्दी से एक पेन कागज़ उठाइए और अपनी OMI शीट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और बच्चों ऑल द बेस्ट आने वाले पेपर के लिए। अब बढ़िया कीजिए, बढ़िया से अंशिता नवोदय कोचिंग के साथ पूरा पेपर हल करिए। और जो आपको मॉक टेस्ट की सीरीज डल रही है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रेजेंट किए जा रहे हैं, उनको आप डेली कीजिए बच्चों, और अपनी तैयारी को बहुत ही हाई लेवल तक ले जाइए। जय श्री कृष्णा।